एक गांव में रतन नाम का एक बहुत ईमानदार व्यक्ति रहता था। रतन की पत्नी सुनीता गांव के दूसरे घरों में साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजने का काम करती थी। रतन का 10 वर्ष का बेटा बंकू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक शाम की बात है, रतन काम से थका हारा अपने घर पर आया ही था कि तभी उसकी पत्नी सुनीता रतन से बोली, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बात ही कुछ ऐसी है, बंकू को आज प्रिंसिपल ने धमकी दी है कि अगर कल तक स्कूल की फीस जमा नहीं कराई गई तो स्कूल से बंकू को निकाल दिया जाएगा। नाम काट देंगे इसका। ऐसे कैसे काट देंगे? ये स्कूल प्रिंसिपल की कोई जागीर थोड़ी ना है। अरे सरकारी स्कूल है। इस बात को तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन आप ही बताओ ना, आपने बंकू की फीस कितने महीने से जमा नहीं की? सुनीता की बात सुनकर रतन उदास होकर गहरी सोच में डूबते हुए बोला, बात तो तुम सही कह रही हो। बंकू की फीस हमने पिछले 6 महीने से जमा नहीं की। इसमें प्रिंसिपल का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। मेरी एक बात समझ में ये नहीं आती, हमारे पास 5 बीघा उपजाऊ जमीन है, फिर भी आप दूसरों के खेतों में काम करते रहते हैं और उसके बदले आपको आखिर मिलता ही क्या है? अगर मैं दूसरों के घर में बर्तन ना मांजूं तो हमारे घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूं सुनीता, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारी 5 बीघा जमीन चतुर सिंह के यहाँ पर गिरवी पड़ी हुई है। पिताजी ने सेठ जी से जो 2 लाख रुपए का कर्जा लिया था वो उसे चुका नहीं पाए और स्वर्ग सिधार गए। और रही बात मेरी, तो तुम तो जानती हो कि मैं मुश्किल से कितना कमा पाता हूँ। मैं आपकी सारी बात समझती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है हमारे इससे भी बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो सुनीता, मैं कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रतन चारपाई पर लेटकर गहरी सोच में डूब गया। रतन रात भर यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाए। अगले दिन रतन अपने चतुर सिंह की हवेली में पहुंच गया। रतन चतुर सिंह की हवेली में अपने ही खेतों में काम किया करता था, जो कि चतुर सिंह के कब्जे में थे। रतन को हवेली में देखकर चतुर सिंह बुरी तरह से चौंक गया। क्या बात है रतन, आज तुम खेत में काम पर नहीं गए? सुबह सुबह यहाँ क्यों चले आए भाई? आप तो जानते हैं सेठ जी कि मेरा परिवार गरीबी की किस कगार पर खड़ा है और कल तो हद हो गई। क्यों भाई, कल ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे पैर हमारी हवेली तक आने के लिए मजबूर हो गए? कल स्कूल वालों ने मेरे बेटे बंकू को स्कूल से वापस कर दिया, ये बोलकर कि जब तक मैं उनकी पूरी फीस नहीं चुका देता तब तक बंकू स्कूल में नहीं पढ़ सकता। और यहाँ तक कि उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगर कुछ दिनों के अंदर मैंने उनकी फीस नहीं चुकाई तो वो मेरे बेटे का नाम काट देंगे। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? क्या तुम्हें पता नहीं कि गरीबों को अपने बच्चों को पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं? अरे भाई, अपने बेटे से कहो कि तुम्हारे साथ मिलकर वो तुम्हारे काम में हाथ बटाए। अरे तुम ही सोचो, स्कूल में पढ़ाई करके उसे आखिर क्या मिलेगा? वैसे भी पढ़ लिख कर किसी की नौकरी तो लगती नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ काम करेगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ कमा कर ही देगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? आप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दूं और उसे अपनी ही तरह अनपढ़ रहने दूं? अनपढ़ होना बुरी बात नहीं है रतन, गरीब होना बुरी बात है। अब तुम ही देखो, इस देश में न जाने कितने ऐसे नेता बनते हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी होती। इस देश में नेता किस प्रकार से बनते हैं और वो क्या करते हैं, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे की शिक्षा नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि शिक्षा ही हमारे आने वाले कल को सुधारता है। मुझे कोई शौक नहीं है ये बताने का कि तुम्हें क्या करना है। अब वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो?
सेठ जी, मेरे खेत आपके यहाँ पर बरसों से गिरवी रखे हैं। मुझे अपने खेत होते हुए भी अपने ही खेतों में नौकरी करनी पड़ रही है, और उसके बदले आप मुझे देते क्या हैं? मेरे खेत में जितने भी नौकर काम करते हैं उससे अधिक ही तुम्हें देता हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता सेठ जी। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी पगार थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, और उस पगार में से थोड़े से पैसे मुझे अभी दे दिए जाए, ताकि मैं बंकू की स्कूल की फीस जमा करा सकूं। रतन की बात सुनकर चतुर सिंह जोर जोर से हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रतन, हैं? तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 2 लाख का कर्जा लिया था। 2 लाख का। जी, मुझे अच्छी तरह से याद है सेठ जी, और उस कर्ज को चुकाते चुकाते मुझे 20 बरस से अधिक हो गए हैं। मैं 15 साल का था जब से मैं अपने ही खेतों में दिन रात कोल्हू के बैल की तरह जुता रहता हूँ, लेकिन ना के बराबर आपसे पगार लेता हूँ। उसके बावजूद भी आपके 2 लाख रुपए खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम जितना काम करते हो उतना तुम ले जाते हो, और रहा सवाल तुम्हारे खेत का, तो तुम्हारे पिताजी ने 2 लाख रुपए मुझसे उधार लिए थे, जो ब्याज मिलाकर आज की तारीख में कम से कम 10 लाख रुपए होते हैं। 10 लाख रुपए मुझे दे दो और अपने खेत वापस ले लो। उसके बाद अपनी मर्जी के मुताबिक अपने खेत में हल चलाना और फसल बोना। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करने वाला। तो क्या आप मेरी पगार नहीं बढ़ाएंगे सेठ जी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूँ। जिससे तुम मजबूरी कहते हो, हमारी भाषा में उसे बगावत कहते हैं, बगावत। और मैं बागियों की बात नहीं मानता, और ना ही उन्हें काम पर रखता हूं। अब सुनो तुम, अब से तुम्हें काम पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जाओ 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 जाओ, अब तुम जा सकते हो यहां से, जाओ। रतन मुंह लटकाकर घर चला आया, जहां पर उसका पड़ोसी बिरजू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। बिरजू भी चतुर सिंह की हवेली में ही काम किया करता था। रतन को उदास देखकर बिरजू मुस्कुराता हुआ बोला, मैं जानता था कि चतुर सिंह तुम्हारी पगार नहीं बढ़ाएगा और तुम्हें काम से भी निकाल देगा। तुम्हारे चेहरे की मायूसी बता रही है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। तुमने बिल्कुल सही कहा बिरजू। मैंने चतुर सिंह के यहाँ पर 20 साल लगातार कितनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। आज जब मैंने अपनी पगार में कुछ रुपए बढ़ाने की बात की, तो उसने मुझे काम से ही निकाल दिया। और तो और, जो मेरे पिताजी ने 2 लाख रुपए जो कर्ज लिए थे, वो अब 10 लाख रुपए में परिवर्तित हो गए। बताओ। अरे मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि चतुर सिंह अपनी तिजोरी कहाँ रखता है। और तो और, मैं ये भी जानता हूँ कि उस तिजोरी की चाबी कहाँ है। लेकिन तुम मेरा साथ देने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते यार। मेरा जवाब तुम्हारे लिए कल भी ना था और आज भी ना है। मैं चोर नहीं हूँ। अरे राजा हरिश्चंद्र बनकर तुम्हें आखिर मिलेगा क्या है? तुम खुद ही देखो, उस सेठ ने तुम्हारी पगार बढ़ाने से मना कर दिया, और तो और तुम्हें काम से भी निकाल दिया। उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो है बे? हाँ, अगर उसने मुझे काम से बाहर निकाल दिया तो ये उसका स्वभाव है भाई। मैं उसके स्वभाव की वजह से चोर नहीं बन सकता। मुझे अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन मेरे दिन जरूर बदलेंगे भाई। रतन की बात सुनकर बिरजू क्रोधित होते हुए रतन की ओर देखकर बोला, हाँ जरूर बदलेंगे रतन, जरूर बदलेंगे, लेकिन सिर्फ सपनों में। हाँ। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला गया। बिरजू के जाते ही रतन की पत्नी सुनीता रतन से बोली, पहले तो मुझे बिरजू के ऊपर बहुत क्रोध आता था, लेकिन जिस तरह से आज उस सेठ ने तुम्हें काम से निकाल दिया, अब तो मुझे बिरजू की बात सही लग रही है। तुम्हें बिरजू का साथ देना चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुनीता? तुम जानती हो, ये बिरजू मुझे चतुर सिंह के घर पर चोरी करने को बोल रहा है। क्या मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ?
चतुर सिंह एक नंबर का पापी है। पापियों के घर पर चोरी करने में क्या शर्माना। तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे तो हमारे दिन वक्त अच्छे हो जाएंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो सुनीता। और याद रखना, मैं चोरी नहीं करूंगा। हाँ। रतन की बात सुनकर रतन की पत्नी सुनीता चुप हो गई। कुछ दिन के बाद रतन के बुरे दिन शुरू हो गए। रतन ने पूरे गांव में हर किसी से काम मांगा, मगर उसे काम नहीं मिला। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर पर राशन पानी सब कुछ खत्म हो गया। रतन और उसके परिवार की भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन रतन की पत्नी सुनीता रतन को 3 रुपये देती हुई बोली, ये लीजिए, मेरे पास सिर्फ यही 3 रुपए बचे हैं। 3 रुपए में भला क्या आ जाएगा सुनीता? आपके सेठ की वजह से मुझे भी मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया। ये 3 रुपए ही बचे हैं मेरे पास। आपके पास तो आपकी ईमानदारी के अलावा कुछ है ही नहीं। जाइए और शाम के समय खाली हाथ मत आइएगा। रतन उदास होकर अपने घर से चल दिया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गरीबी के बारे में सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथों में लाठी थामे रतन के पास आकर बोले, कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। अभी मेरा बातचीत करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे, बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है बेटा। मुझे अपनी समस्या बताओ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रतन रोते हुए अपने घर के सारे हालात उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताने लगा। तुम्हारी समस्या का एक हल है मेरे पास। मैं एक ऐसे बाजार के बारे में जानता हूं जो चोर बाजार के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर एक से एक महंगी वस्तु बहुत सस्ते दामों में मिलती है। तुम्हारे 3 रुपए से तुम बहुत कुछ ला सकते हो। लेकिन बाबा, मैं चोरी के सख्त खिलाफ हूँ और आप मुझे चोर बाजार जाने की बोल रहे हैं। बेटा, उसका नाम चोर बाजार है, लेकिन वहां पर चोरी की वस्तुएं नहीं मिलती। ये तो बस एक मुहावरा होता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने रतन को एक जंगल का पता दिया। लेकिन बाबा, वहां तो घना जंगल है। कुछ खास चोर बाजार अक्सर घने जंगलों में ही लगते हैं बेटा। रतन धीमे धीमे कदमों से उस जंगल की ओर चल दिया। कुछ दूर जाकर उसे एक जंगल में बाजार लगा नजर आया, जहां पर एक से एक आधुनिक वस्तु लेकर पुरानी वस्तुएं तक बिक रही थीं। उस चोर बाजार में खाने पीने की वस्तुओं से लेकर हवाई जहाज तक मौजूद था। ये देखकर रतन की आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी रतन की नजर दाल चावल की दुकान पर पड़ी। रतन वहां पहुंचते ही झिझकते हुए उस दुकानदार से बोला, भैया, ये आटे की बोरी और दाल की बोरी कितने किलो की है? भैया, ये आटे की बोरी जो है 25 किलो की, और ये दाल की बोरी भी 25 किलो की है। मेरे पास तो केवल 3 रुपए हैं, लेकिन पापा ने कहा था कि यहाँ पर बहुत सस्ती वस्तुएं मिलती हैं। रतन को सोचते देख वो दुकानदार रतन से बोला, क्या हो गया भैया, किस सोच में पड़ गए? ये आटे और दाल की बोरी मुझे कितने में मिल जाएगी? अरे भैया, केवल 1 रुपए में। ये सुनकर रतन बुरी तरह से दंग रह गया। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे भैया, मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर नए हो। रतन ने उसे 1 रुपया दे दिया और बोरी घर पर उठाकर ले आया। अरे, आपके पास तो कल 3 रुपये थे। क्या आप किसी से पैसे उधार लेकर आए हो क्या? पागल हो गई हो क्या? मुझ जैसे गरीबों को कौन भला पैसे उधार देगा? इतना बोलकर रतन ने सारी बात अपनी पत्नी सुनीता को बता दी। अगर ऐसी बात है तो फिर से आप उस चोर बाजार से वस्तुएं लाकर कोई व्यापार क्यों नहीं शुरू करते? लेकिन अब मेरे पास केवल 1 रुपया ही बचा है।
कोई बात नहीं, आपने कहा कि उस बाजार में 1 रुपये में कोई भी महंगी वस्तु मिल जाती है। आप 1 रुपये की कोई भी महंगी वस्तु ले लीजिए और उसे बेच दीजिए। फिर अगले दिन आपको जो मुनाफा हो उससे और अधिक सामान ले आइए। रतन को अपनी पत्नी की बात पसंद आई। अगले दिन रतन चोर बाजार में पहुंच गया। वो सीधा एक कंप्यूटर की दुकान पर पहुंचा और एक महंगा कंप्यूटर 1 रुपये में खरीद कर लिए आया और गांव में बेच दिया। रतन को उस कंप्यूटर से पूरे 20,000 रुपए का मुनाफा हुआ। उसके बाद ऐसा रोज होने लगा। रतन कुछ ही दिनों में देखते ही देखते रतन के दिन बदल गए। अब बंकू सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि एक महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगा और रतन के टूटे फूटे घर की जगह एक बहुत बड़ा आलीशान मकान बन गया। कुछ महीनों बाद रतन सीधा सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, ये लीजिए 10 लाख रुपए। वो सब तो सही है रतन, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम इतने पैसे ले कहां से आए। सेठ जी, आपको अपने कर्ज से मतलब है। इससे आपको कोई मतलब नहीं कि मैं ये पैसे कहां से लेकर आया। बाकी पूरा गांव जानता है कि मैं एक ईमानदार हूं, कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता। रतन का टका सा जवाब सुनकर सेठ अपने दांत पीस कर रह गया। वो चाहकर भी अब कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि रतन अब उसकी बराबरी तक पहुंच गया था। रतन ने अपने पिता की जमीन छुड़ा ली। इसका पीछा करना पड़ेगा। सुना है ये अक्सर जंगलों में जाता रहता है। अगले दिन सेठ रतन का चुपके चुपके पीछा करने लगा। सेठ ने देखा कि रतन एक जंगल में जाकर रुक गया और जंगल के पेड़ों में से अकेले अकेले बातें करने लगा। ये देखकर सेठ बुरी तरह से डरते हुए अपने आप से बोला, लगता है कि इसे पता लग गया है कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। सेठ चुपचाप मन महसूस कर अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद उसने रतन का पीछा करने का विचार त्याग दिया। कुछ दिन बाद सुनीता अपने पति रतन से बोली, मैं भी उस बाजार को एक बार देखना चाहती हूँ। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है। चलो, तुम तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें अपने साथ उस चोर बाजार में लेकर जाऊंगा। सुनीता तैयार होकर रतन के साथ सीधा उस जंगल में चली गई जहाँ पर वो चोर बाजार लगा करता था। मगर सामने का दृश्य देखकर रतन बुरी तरह से चौंक गया क्योंकि वहाँ पर चोर बाजार का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब मेरी बात का विश्वास करो सुनीता, यहीं पर ही चोर बाजार लगा करता था। मैंने यहीं पर बहुत सी वस्तुओं को खरीद कर बेचा है, सच कह रहा हूँ। तभी रतन की नजर उसी बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो उसकी ही ओर आ रहा था। अरे बाबा, आप तो वही हैं जिसने मुझे इस चोर बाजार का पता बताया था। वो चोर बाजार कहाँ गया? वो एक बहुत ही खास चोर बाजार था बेटा। अब तुम धनवान हो चुके हो। अब तुम्हें उस चोर बाजार की कोई आवश्यकता नहीं। अब वो चोर बाजार यहाँ से हटकर कहीं और लग चुका है, क्योंकि वो चोर बाजार कभी भी एक जगह नहीं टिकता। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से चला गया। सुनीता अपने पति की ओर देखकर बोली, लगता है आप अभी भी नहीं समझे। वो चोर बाजार असल में एक मायावी चोर बाजार था। ईश्वर ने आपकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर शायद आपके ऊपर ये उपकार किया है। अब मुझे आपकी ईमानदारी पर गर्व हो रहा है। शायद तुम सही कहती हो। रतन अपनी पत्नी के साथ घर पर चला गया। वो आज भी सोचता है कि आखिर आज वो चोर बाजार कहाँ पर। मेरा नाम गोलू बाबा, मेरा नाम गोलू, ला 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 ला। ये भीड़ क्यों है भाई? चलो देखता हूँ क्या खेल हो रहा है।
अरे बाप रे, ये तो मेरे पीछे चिपक गया। अरे भागो रे, बैल अब मेरे पीछे आएगा। आज तो बाल बाल बच गया। मैंने बचाया गोलू, वरना बैल महाराज तो तेरा कीमा ही बना देते। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा उड़ो मत। उड़ो मत, मैं तो सच में उड़ सकता हूँ गोलू। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो मेरी साइकिल देखने। बाप रे, मेरी साइकिल का क्या हाल हो गया है। ये हाल तेरा भी हो सकता था गोलू। ये तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें टाइम पर देख लिया। ये क्या हाल कर दिया उस बैल ने मेरी साइकिल का। वो सब तो ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तूने अपनी साइकिल पर लाल कपड़ा बांधा ही क्यों? अच्छी खासी जिंदगी को क्यों मारने पर तुला हुआ है रे? अच्छी खासी जिंदगी, ये भी कोई जिंदगी है? साइकिल पे पेडल मारो, घर का काम करो, जरा भी आराम नहीं। जिंदगी तो तेरी है भोलू, तुझे ना कोई पेडल मारना है, जहाँ मर्जी वहाँ बस उड़ जाना है। ना कोई घर का काम, ना मम्मी की डांट। ये तुमसे किसने कह दिया कि मेरी जिंदगी अच्छी है? जिंदगी तो तुम्हारी अच्छी है। पापा का प्यार है, मम्मी का दुलार है, बाजार में आराम से साइकिल चलानी है। नहीं, तेरी जिंदगी अच्छी है। नहीं, तेरी जिंदगी अच्छी है। भोलू मेरे भाई, एक आइडिया है मेरे पास। तेरी हंसी से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मगर फिर भी सुना, क्या आइडिया है तेरे पास? देख मेरे भाई, तुझे मेरी जिंदगी अच्छी लगती है, मुझे तेरी जिंदगी अच्छी लगती है, तो क्यों ना एक काम करें, हम दोनों एक एक दिन के लिए एक दूसरे की जिंदगी जिए। क्या कहा? नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। मगर ये गलत है गोलू। अगर मगर छोड़ो भोलू, ये सोचो एक दिन के लिए तुझे मेरी जिंदगी मिलेगी और मुझे तेरी। कहाँ खो गए? बताओ ना, मुमकिन है या नहीं? मुमकिन तो है, पर कुछ नहीं, मुझे तेरी जिंदगी जीनी है। ज्यादा सपना ना देखो गोलू भाई, बात को सुनो। हाँ हाँ बता भोलू, क्या करना होगा? हमें गांव के बाहर के पहाड़ की चोटी पर जाकर एक दूसरे के बाल को आपस में बांटना होगा और उसे अपनी जेब में रखना होगा और एक साथ मंत्र बोलना होगा। तब हमारी आत्मा एक दूसरे में चली जाएगी। हाँ हाँ सही है सही है, चलो अभी चलो।
अब क्या करना है भोलू? अब मेरे साथ मंत्र बोलो। तवे पर रोटी जल जाए, मुसीबत अपनी टल जाए। एक दिन के लिए सही हमारी आत्मा बदल जाए। अरे अरे वाह, मैं तो भोलू बन गया, मैं तो भोलू बन गया, मैं तो उड़ सकता हूँ अब। गोलू, और समोसे खा लो। समोसे? ओह, शुक्रिया पिताजी। शुक्रिया नहीं, समोसा खाकर चक्की से आटा तुम्हें घर लेके आना है। क्या? मैं तो साइकिल चला रहा था, आराम से बाद में जाऊंगा। तो खाना भी फिर बाद में ही मिलेगा तुम्हें। अरे मेरा बेटा थक गया होगा। गोलू को कितना प्यार मिलता है, इतना प्यार करने वाली मम्मी कहाँ मिलेगी किसी को। बेटा मैं खाना लगा दे रही हूँ, खा ले। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। चलता हूँ? कहाँ जा रहा है? बाहर, दोस्तों के पास। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर। बाहर घूमता रहता है। अगर पढ़ाई किए बिना उठा ना तो टांगे तोड़ दूंगी। हाँ। क्या? ये तो मेरा आराम करने का वक्त है। ये सब क्या लिखा है? ये मैं कहाँ फंस गया? इतना भी अच्छा नहीं है गोलू का जीवन। एक तो काम करो, फिर ऊपर से पढ़ो। मम्मी, मुझे खाना दो, भूख लगी है। अरे यार, यहाँ तो बहुत अकेलापन है। एक काम करता हूँ, बाहर जाकर कुछ खाने का देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो टीपू भाई? तुमसे मतलब? अरे नहीं, मैं बोर हो रहा था, सोचा कि आपके साथ चल लूं। भाई सुल्तान, इसे भी साथ ले चलते हैं। मछलियाँ इससे भी पकड़वाएंगे और हम दोनों खाएंगे। हाँ हाँ, तूने सही बोला टीपू। हम नदी के पास जा रहे हैं मछलियाँ खाने में, तुम भी साथ चलो। अब तो इतनी मछलियाँ हो गई, चलो इन्हें पकाते हैं। पकाते हैं? अरे पकाना क्या है, डायरेक्ट खाना है। और नहीं तो क्या, तुम भूत हो, इंसान पकाकर खाते हैं। भूतों की नाक कच्चे मांस खाने में है। लो, तुम भी खाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना ऐसे। तुम बॉस के लेफ्ट और राइट हैंड से बात कर रहे हो, भूलो मत। हमारा कहाँ मानना होगा। हम भूतों की तुम बेइज्जती कर रहे हो। मांस तो तुम्हें कच्चा ही खाना होगा। सुल्तान, देख रहे हो ना, ये भोलू इंसानों के साथ रहते रहते इंसान बनता जा रहा है। मछलियों को पकाकर खाने का कहता है, हम भूतों की बेइज्जती करता है। हाँ भाई, सही कह रहे हो, इसे तो सबक सिखाना होगा। कैसे उड़ाते हो? देखकर नहीं उड़ा सकते यार, ये तो मुझे देख भी नहीं सकते। ये तो गलत है। मुझे ही सबको देखकर उड़ना पड़ेगा आकाश में। पता नहीं भोलू कैसे उड़ लेता है, और वो कैसे कच्चा मांस भी खा लेता है। भोलू की भी जिंदगी आसान नहीं है। पता नहीं मम्मी क्या कर रही होगी, क्या बनाया होगा। भूख भी लगी है, यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। गोलू अभी मजे कर रहा होगा। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी कोई जिंदगी है। कितना आराम से सोया करता था,
आजादी से रहता था। बेटा गोलू, ये चावल को जरा बाजार में दुकानदार को वापस करके आ, ये चावल खराब है। मैं वापस नहीं करूंगा, मुझे शर्मिंदगी होगी। पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, वरना खाना भूल जा। बाल बाल बच गया मैं, वरना बैल तो मुझे मार ही देता। तेरी जिंदगी आसान नहीं है गोलू। तेरी भी जिंदगी आसान नहीं है दोस्त। सारा दिन अकेला कैसे रह लेता है तू, और कच्चा मांस कैसे खा लेता है? लगता है हमें अपनी जिंदगी में वापस आ जाना चाहिए। हाँ हाँ, सही कहा, पर वापस कैसे अपने शरीर में जाएं? ला मेरा बाल वापस कर। अब हमें एक मंत्र साथ कहना होगा। हो जाए सारी मुसीबतों का खात्मा, हमें मिल जाए अपनी अपनी आत्मा। भोलू, तुमने हम भूतों के खाने का अपमान किया है। तुम्हें भूत बॉस बुला रहे हैं। मैंने क्या किया भाई? वो तो तुम्हें अब भूत बॉस ही बताएंगे। What I hear, भोलू, what I hear। बॉस, ईयर तो 2024 है। ईयर नहीं, बॉस का मतलब है हियर। हाँ हाँ, वही वही, what I hear। ये मैंने क्या सुना, तुमने मछली खाने से इनकार कर दिया है। तुम हम भूतों का अपमान करते हो कि हम कच्ची मछली खाते हैं। नहीं नहीं बॉस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। टीपू और सुल्तान भाई को गलती से कोई मिस्टेक हो गई है। ये बात है, तो फिर टीपू और सुल्तान की सारी मछलियां तुम अभी खाओ, वो भी हमारे सामने। हाँ हाँ, अभी खाओ, अभी खाओ। ठीक है बॉस, जैसी आप सजा दे। मैं तो कहता हूँ आप रोज ऐसी ही सजा दे। नहीं नहीं, रहने दो, हमें यकीन हो गया है कि तुम खा सकते हो। टीपू, सुल्तान, तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया है। भोलू तो मछलियां कितने चाव से खा रहा है। अब तुम्हारे हिस्से की मछलियां तो भोलू ही खाएगा।